मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। और जिस घटना का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक पिता अपने बेटे को इलाज कराने के लिए सीतापुर से चल करके और ऑक्सीजन लेकर के चला, जहां उसे पर्याप्त इलाज मिल जाना चाहिए था सीतापुर में इलाज नहीं हो पाया, तो अपने साथ वो गैस सिलेंडर लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चला। उसे लगा कि लखनऊ में आकर के उसके बच्चे का इलाज हो जाएगा। वो गरीब लखनऊ में भी आया, अस्पतालों में जाने के बाद भी उसे इलाज नहीं मिल पाया और किसी दलाल के माध्यम से उसे प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। और अब जानकारी मिली है कि बच्चे को भर्ती को लेकर के मानव अधिकार ने नोटिस दिया है सरकार को और उस इंस्टीट्यूशन को कि आखिरकार बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है और उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाई। ये तो एक घटना है, लेकिन अगर हम घटनाओं को जाएं और घटनाओं के बारे में जानकारी करें, यहां माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सब आते हैं। अगर एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए, और बिना जांच के क्या इलाज होगा। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा। एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है। और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचना है जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए। और अगर अस्पताल में मरीज जा रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है। सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, या देश में चल रही सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी। विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था, किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था, और हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए,
पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग मैं खुद आंखों से गया। मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। 1-2 नहीं, 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेंट में ताला है, दोनों में ताला है, दवाई है नहीं, मशीनें नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हमारी खड़ी की गई, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं, अगर हम सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को अपना माने पीजीआई, आप किसी विभाग में किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिन मशीनों में, जिस लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई है कि नहीं हो गई हैं? ये सरकार बताए कि इन्होंने मशीनें कितनी खरीद करके डॉक्टर्स को दे दी। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है, आपकी एम्बुलेंस कहां है? कंधे पे। और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, ये नवाबगंज थाने की जिस दिन घटना हुई है, उसी दिन गोंडा में एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जाने नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि वो छापा जो झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिसे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका? कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे, ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़काया होगा। वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी। अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार सच छिपा रही थी। और फिर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जितने काम उस सीएससी में, क्या आपकी सफाई से वहां लिफ्ट चल रही थी क्या? और जो काउंसिल, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके मानक है, उसका एक अपना प्रोसीजर है। ये सरकार दावा कर रही है कि हमने मेडिकल कॉलेज बहुत बना दिए। आजादी के बाद जितने मेडिकल कॉलेज बनाए सबकी सूची जारी कर देते हैं ये लोग। और शायद अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर जो बैठे हैं वो जानते होंगे, शाहजहांपुर का, इनके जिले का सबसे पहले अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तो मैं गया था। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी गए थे कि नहीं गए थे? वो योजना दिल्ली की थी कि जिला अस्पतालों को कैसे मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और फिर देता हूं मैं सुझाव
अगर आप पे बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। एक तो है ना 3 2 बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है वो, जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि 2 चले गए। और ये सरकार जो निजीकरण का रास्ता अपना रही है, ये स्मोक स्क्रीन है कि हम विश्व से सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं, ये हॉस्पिटल भी बंद करना चाहते हैं, ये सब प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। रेलवे दे दिया, अभी लॉजिस्टिक्स के नाम पर रेलवे की जमीनें दे दी, पहले 5 साल के लिए दी, फिर 30 साल के लिए दे दी, 35 साल हो गए। आप अध्यक्ष जी खुद हैं कानपुर इतने बड़े महानगर के, आप अध्यक्ष जी डेली खबर सुनते होंगे हैलट अस्पताल का हाल क्या है, और माननीय सदस्य जीत करके आए। बताइए हैलट अस्पताल क्या हाल है? कोई भी जिले अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा, मरीज का रेफर कर देते हैं, यहां चलाया तो नहीं आगे बढ़ा देते हैं। मैं नेता सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज, उनको कितना भर्ती कर देते हैं आप? कितनों को इलाज मिल जाता है? आप कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, स्टाफ की कमी है, आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितनों को भर्ती दे दिया? और इनका सीधा सीधा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हमें संविधान में, हमें हक और सम्मान दिया, उसको छीनने की तैयारी। आउटसोर्स, ये नया नौकरी देने का तरीका आउटसोर्स, ये आउटसोर्स पे रख रहे हैं। और आउटसोर्स पे कितना रख रहे हैं? सरकारी अस्पताल बंद हो जाए, प्राइवेट फूल जाए, बड़े हो जाए। वो तो हमें खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने मेदांता अस्पताल बना दिया। अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि अस्पताल है कुछ। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय वो शिलान्यास हो रहा था, उस समय उसी अस्पताल के सबसे बड़े मालिक से मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग कम से कम ऐसे अस्पताल बनाएंगे जो आपके मेदांता के बराबर लगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आप विश्व में कंपटीशन दिखाना चाहते हो तो आखिरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पा रहे हो आप? हमें कोई शिकायत नहीं है कि आप सम्मान के लिए प्रतिमा लगा दें, माने काशीनाथ वो कल्याण सिंह जी की आपने लगाई, हमें कोई शिकायत नहीं उस पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आप पर्याप्त धन बजट देंगे कि नहीं देंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है। 5 साल आपने इंतजार कराया, और इंतजार कराएंगे आप। जो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी, प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया उसका, 5 साल समय निकाल दिया और नया सत्र शुरू हो गया, दोबारा मौका जनता ने दे दिया, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और गोरखपुर में नेता सदन मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल समाजवादियों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? 200 बेड का जैपनीज इंस्टीट्यूट फ्लाइटर्स के लिए बनाया था कि नहीं बनाया था? नेता सदन आप जानते होंगे, आपके लोग एम्स रोक रहे थे, वो राजनीति आप जाने। लेकिन बताइए, नेता सदन एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में दी गई थी कि नहीं दी गई थी? कोई अपना प्राइवेट संस्थान बना, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दे रहे हैं। यहां पर लाखों लोग आ रहे हैं, लखनऊ में लाखों लाख जो इलाज कराने के लिए आते होंगे। जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में मैं गया हूं, जो समाजवादी सरकार में बन रहे थे, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं नेता से कहना चाहता हूं
कि जब ऑक्सीजन का प्लांट आपको देखना था तो आप सफाई की तैयारी करके गए थे। अगर थोड़ा दायमाएं भी देख लेते, इस देश की वन ऑफ द बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज दिया था, एक सुपर स्पेशलिटी बन रहा था। हमसे नाराजगी हो सकती है क्योंकि हम सत्ता में आपके भागीदारी हो सकते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों की क्या नाराजगी है आपसे? मध्य प्रदेश के लोगों की क्या नाराजगी है? और आसपास के लोग जो इलाज कराने आते हैं उनसे क्या नाराजगी है आपकी? जितना बना था उतना ही का बना, आगे नहीं बन पाया। और केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का मैंने बता ही दिया, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनका मेडिकल कॉलेज। क्या काउंसिल जो मानक है उसके तहत मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? क्या आप पे परिवार डॉक्टर हैं? जब आपके इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं तो आप नेता सदन जानते होंगे, अधिकारी लोग मिलकर के इस अस्पताल के यहां पर, इस अस्पताल के यहां पर ऐसी मान्यता ले रहे हैं। आप कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं? भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का? इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने। जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा? कहां से जांच कराएगा? और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे? कैंसर बढ़ रहा, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था, आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। और जो कुछ मदद सरकार से होती है, और सरकार भी आधे अधूरे मन से मदद करती है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं, ये पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए नहीं पत्र लिखते हैं, जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। अरे इतने गरीब कब से हो गए नेता सदन? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए, और फिर उसमें भी हिसाब किताब देखते हैं आप कि कितना देंगे। अरे कोई बीमारी एक बार आएगी, पता नहीं कि बीमारी कितनी बार आ जाए। तो बीमारी आ जाएगी, उसके लिए केवल आप कंजूसी करके के थोड़ा सा पैसा दे देंगे, क्या उससे इलाज हो जाएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। ये समाजवादियों का मानना है, ये हमारी सोच थी। मुझे याद है नेताजी ने जब भी ये लोहिया का इंस्टीट्यूट बनाया, 1 रुपए का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया। आज 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। और हर मेडिकल कॉलेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, असाध्य बीमारी के लिए इलाज करा ले, उसको पैसा नहीं देना पड़े। अरे कहां लेके जाओगे इतना पैसा? और अब तो आपने आउटसोर्स करके कंपनी हायर की है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे। यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे, जितनी मदद करनी चाहिए आपको। अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को, और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था? 5 साल चले गए, कितने एम्स बन गए आप? ये दोनों एम्स जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से एम्स बन रहे हैं। आप नए एम्स कब लाओगे? बुंदेलखंड में जो मेडिकल कॉलेज था जालौन का, उरई का, बर्बाद कर दिया, झांसी का बर्बाद कर दिया। अम्बेडकर नगर में जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, कोई इलाज नहीं। आजमगढ़ का क्या हाल है, जो नए बना रहे उसका हाल आप बेहतर जानते होंगे। और इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है, जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को, माननीय मंत्री ट्रांसफर हो गए, इन्हें पता ही नहीं भागीदारी किसकी थी। इसलिए
जो घटनाएं हैं वो मैं जानता हूं। एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में हो रही है मरीजों की शिफ्टिंग, यह है उत्तर प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी योजना चला रहे हैं आप लोग। 250 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 6 गुना वसूला जा रहा है। बेटे को लेकर के भटकता रहा बेबस पिता, जो मैंने कहानी बताई, और भी हुई इस तरह की घटनाएं। अस्पताल में पत्नी का शव पीठ पर लाद कर लौटा व्यक्ति। क्या दिन देख रहे हैं हम लोग। और प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत। क्या दवा दे रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं? क्या हमारी नर्सेज जो है वो ट्रेंड है? क्या हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वेल ट्रेंड है? क्या हम उसके लिए विशेष ट्रेनिंग योजना चला रहे हैं? साइबर क्राइम के लिए बता रहे थे, अभी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर चले गए कहीं, कि जैसे हम SLR चलाना सिखाते हैं वैसे हम साइबर क्राइम में सिखा रहे हैं। आप SLR बोला था, असला बोला था, चलो मुझे सुनने में गलती हो गई, हेडफोन नहीं लगाया था मैंने। मतलब साइबर क्राइम और असले में फर्क ही नहीं जानते हमारे लोग। रास्ते में एम्बुलेंस खराब, तड़पते हुए उसी में जान चली गई। एम्बुलेंस के इंतजार में जान चली गई। ये आ गया विषय, आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस विभाग को तो बेहतर करे। और जब मौका मिला है आपको, डबल इंजन की सरकार कहते हैं आप, दावा करते हैं कि बजट में कोई कमी नहीं है। आप बजट पर्याप्त दीजिए। आपके डॉक्टर, आपके लोग दूसरे प्राइवेट में नहीं भागेंगे। प्राइवेट में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, उन्हें सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही, जिससे कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे चले जाएं। जो सुविधा PGI को मिलती थी वही सुविधाएं KGMU को दी, वही लोहिया को दी। नेता सदन गोरखपुर में कब उन डॉक्टर नर्सों सबको मिलेगी, या पूरे प्रदेश के डॉक्टरों को या उन मेडिकल कॉलेजों को वो सुविधा कब मिलेगी? आज बता। अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि 108 व्यवस्था में सुधार लाएंगे। अगर बजट की कमी हो तो शर्मिंदा ना हो, नेता सदन के पास जाएं, कुछ समझाएं, मनाएं, शायद बजट आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी अगर इतना महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि जीवन से जुड़ा है। अब जवाब माननीय मुख्यमंत्री। मैं अध्यक्ष महोदय चाहूंगा कि इस पर चर्चा हो जाए सदन में। मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष की बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहुत तेरे। और उनको यह भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा, उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं, वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। और चाहे वह एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, ये नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार हुआ है। अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, काफी उसमें अच्छी प्रगति हुई है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की।
और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज और खासतौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब तार पार होते हैं तो उसका दुख होगा ही है, और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था। लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। यह सीजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा भय का प्रतीक होता था। एक कंपकपी छूटती थी जुलाई से लेकर के नवंबर तक। इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष वहां पे 1200, 1500, 2000 तक मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500-500 मौतें उस मेडिकल कॉलेज में एक छत के नीचे एक वर्ष में होती थी। जनपदों के अंदर जो मौतें हो रही थी वो अलग है। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे वे अलग थी। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। ये गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं मैं। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर, या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार महोदय, जहां इलाज हो रहा है वो अस्पताल किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे वो इलाज हो रहा है तो किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे थे वो इलाज हो रहा है तो किसके बनाए हुए हैं? सुनिए, आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, सुनिए। जब माननीय नेता यही बात है, बोल रहे थे विपक्ष बोले थे, बीच में कोई किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया। किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, कोई व्यवधान नहीं किया था। नेता सदन बोले, आप उसको सुनिए। आपने कोई प्रयास नहीं हुए। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी? 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं, और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 69 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष
16 जनपद हैं, उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है, और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे, मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी, और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन तो हम लोगों ने फ्री भी की है, फ्री वैक्सीन है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने वैक्सीन ली है, हम लोगों ने वैक्सीन ली हम लोगों ने वैक्सीन ली है। लेकिन वैक्सीन में भारत के पहली बार हुआ है, समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को, जनता दल की सरकार को सपोर्ट किया था। सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। धीरे होगा, अरे ठीक है, अरे रघुदास जी 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, ये हर व्यक्ति कहता है। और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेला में 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक पेशेंट आते हैं। आयुष्मान भारत की योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है। और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने के मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी देशवासियों को प्राप्त हो गया था। और इसके लिए प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी है कि जिनके प्रयास से देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन आए और 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को प्राप्त हुए। ये कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को एक सुरक्षा कवच के रूप में उसने पूरे देशवासियों को एक संबल दिया। आज कोरोना वैक्सीन के नाते कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई। लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन का ध्यान तो नहीं रखा, लेकिन दुष्प्रचार जरूर करते रहे। कभी वैक्सीन के खिलाफ करते थे, कभी किसी अन्य उसके खिलाफ अभियान, अनावश्यक एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और ये सभी वैक्सीन की डोजेज फ्री में ही उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को बहुत प्रमाण पत्र कहीं से और लेने की आवश्यकता नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस बात की प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं
और सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। जो भी अगर कहीं पे कोई लापरवाही होती है, उसकी जवाबदेही भी उस स्तर पर विभाग के द्वारा, शासन के स्तर पर सुनिश्चित होती है। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है और कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकती है, उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। जहां तक प्रदेश के अंदर इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। इसके लिए दूसरा, एम्स गोरखपुर के मामले में सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी ही थी। इन लोगों ने एम्स की भूमि को दिया ही नहीं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, उस जमीन की फिर रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद फिर मेरे आदेश पर उस रजिस्ट्री की कार्रवाई को संपन्न किया गया। आज एम्स गोरखपुर में संचालित हो चुका है। गोरखपुर में शिलान्यास हमने किया था। शिलान्यास ये फर्टिलाइजर के उसमें हुई थी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। इन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया था और फिर रजिस्ट्री की कार्रवाई को हम लोगों ने आने के बाद किया था। रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोगों ने संपन्न की। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, या इन सभी प्रकार के संचारी रोग नियंत्रण के लिए वर्ष में 3 बार विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई भी यह राज्य सरकार के प्रयास और केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी हों, उन सभी कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और बिना भेदभाव के समाज के हरेक तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के 2 कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी, ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं। उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। जब वह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उन्हें इस बात पर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना क्यों लागू हो रही है, उनको जब इस पर अफसोस होता है क्योंकि वे नहीं कर पाए थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर हर घर नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कार्रवाई कर रही है, तो उनको इस पर भी अफसोस हो रहा है। कम से कम अच्छे कार्यों को स्वीकार करो, अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इस वर्ष के अंत तक हम हर घर नल की योजना पूरी तरह लागू, हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में 30,000 गांवों की कार्य योजना अंतिम चरणों में चल करके उन पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो हमारे गाजीपुर से माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे उसमें नहीं हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र, चाहे वह बलिया हो, गाजीपुर, ये पूरा क्षेत्र, यहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इन सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लिया है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित क्षेत्र, या फिर उन क्षेत्रों में जो जहां पर खारा पानी की समस्या है, जो पहले से डार्क जोन में चिन्हित हैं, सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, इसका बेहतरीन उपयोग करते हुए हर घर नल की योजना को लागू करने की कार्रवाई चल रही है।
लेकिन उनको इस पे भी अफसोस है कि ये क्यों हो रहा है, वे नहीं कर पाए, तो उनको अपने किए पर पश्चाताप नहीं, लेकिन आज हो रहा है तो ये उनको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो, बेहतरीन शिक्षा के केंद्र खोलने के कार्य हो, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, उसी अभियान के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है, तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते तो अड़ंगा लगाने का कार्य तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल लोकतंत्र में सरकार ही नहीं, प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है। और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उस गंभीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रांति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। और इस प्रकार की कभी कभी छोटी छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन उसको जब हम लोग गंभीरता से कोई लेने लगता है तो कभी कभी उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। इंसेफ्लाइटिस, उसके कोरोना के मामले में हमने देखा था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन का परिणाम क्या रहा, बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा। लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, WHO ने इसको मान्यता दी और वैज्ञानिकों ने बहुत उसके साथ हमें मौतें बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था। भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया। क्या कर रहे थे हम आजादी के बाद? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था? इतने वर्षों तक आखिर हम क्यों, और इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। लेकिन वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी संवेदना ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ, वो कभी मुद्दा नहीं बन पाया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे, लेकिन भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आती है और मात्र 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम गफलत पैदा करें, लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दे होते हैं। और इस प्रकार के मुद्दों पर हमें हमेशा उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यहां पर जो भी मुद्दे उठते हैं, यह हर व्यक्ति की संवेदना है। 108 की एक व्यवस्था है, आप कॉल करेंगे, उसका रिस्पांस टाइम के अनुसार आपको वहां पर वह एम्बुलेंस प्रदान करने का प्रयास होता है। और हमेशा एक प्रयास होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम दी गई, एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन हम उसको कटघरे में खड़ा करें। शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं हमारी CHC की, PHC की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की, हम उसको ही कटघरा में खड़ा करके आम नागरिक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए
तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, क्योंकि जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जब भी कोई आचरण कोई व्यक्ति करेगा तो वह अविश्वास की स्थिति पैदा करेगा और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं या कर बैठते हैं। इसको लोकतंत्र में कहीं मान्यता नहीं देनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है और जो कुछ भी होगा, मैंने पहले भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए हमने इसको जाति, मत, मजहब या क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बांटा है। 25 करोड़ जनता को डबल इंजन की सरकार ने अपने परिवार के रूप में ट्रीट किया है और बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं। हमने उसी रूप में उसको देने का प्रयास भी किया है। इसलिए कृपया इस सदन की कार्रवाई के माध्यम से अन्य माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों को हम इस प्रकार के मुद्दों के आधार पर जो तथ्यों पर आधारित न हो, उससे हम अन्य माननीय सदस्यों के समय को जाया न करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। ये मैं सदन के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ बेड मरीज को कितने होने 1 लाख मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए सदन से हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं।